हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 28 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 27 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इसके बारे में व्याख्या देखें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा का मतलब होता है मस्तिष्क की उपज, यानी आपके दिमाग में किसी भी व्यवसाय को लेकर, किसी भी आइडिया को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई भी नई खोज उत्पन्न होती है तो उसे ही बोलते हैं बौद्धिक संपदा। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। तो ये सभी जो है बौद्धिक संपदा है, ये आपको याद रखना है। अब की बार जो है 2024 में बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या रखी गई है? IP&SDP रखी गई है इसकी थीम। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 26 अप्रैल को किया जाता है। नेक्स्ट देखिए तो ललन टॉप प्रश्नों में चेरनोबिल घटना कब घटित हुई थी? तो चेरनोबिल घटना घटित हुई थी 26 अप्रैल 1986 में। अगर बात करें चेरनोबिल स्थान किस देश में है, तो यह यूक्रेन में है। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो विश्व पृथ्वी दिवस अभी हाल ही में 22 अप्रैल को मनाया गया है। 2024 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम रखी गई है ग्रह वर्सेस प्लास्टिक। नेक्स्ट हमारा सेकंड प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरियाई उपग्रह नियोनसेट 1 और नई नासा सौर सेलिंग तकनीकी ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया का उपग्रह का नाम है नियोनसेट 1 और नासा का सौर सेलिंग तकनीकी ACS-3 को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉकेट लैब ने लॉन्च किया है। इसके बारे में अध्ययन करें तो रॉकेट लैब ने अभी हाल ही में 2 उपग्रह को लॉन्च किया है। और रॉकेट लैब जो है ये कहाँ की कंपनी है? कैलिफोर्निया USA की कंपनी है। अभी जो है साउथ कोरिया का उपग्रह नियोनसेट 1 को लॉन्च किया है। और नियोनसेट उपग्रह क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसको रॉकेट लैब के द्वारा लॉन्च किया गया है। जबकि ACS-3 यह नासा का उपग्रह है, जिसे सौर सेलिंग तकनीकी के अध्ययन के लिए बनाया गया है। तो इन दोनों उपग्रहों को किसने लॉन्च किया है? स्पेस रॉकेट लैब ने लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? रॉकेट लैब ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा एक ऑप्शन देख लेते हैं, स्पेस एक्स अगर बात करें यह किसकी है? तो यह एलन मस्क की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। किसकी है? एलन मस्क की है। अगर बात करें स्पेस एक्स का रॉकेट का क्या नाम है, तो इसके रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 जो है इसके रॉकेट का नाम है। और नासा जो है यह किसका है? तो यह USA का स्पेस एजेंसी है, जबकि इसरो जो है अपने भारत की स्पेस एजेंसी है। तो अभी हाल ही में 2 उपग्रहों को किसने लॉन्च किया है? तो रॉकेट लैब ने लॉन्च किया है। और ये दोनों उपग्रह कहाँ से लॉन्च हुए हैं? तो दोनों न्यूजीलैंड से लॉन्च किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये है आपका रॉकेट लैब लॉन्चेस नासास ACS-3 एंड साउथ कोरियाज नियोनसेट 1 इनटू ऑर्बिट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है और इस प्रकार की क्रिया को न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर लैंड होने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन सा है? चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट लैंडर का नाम है ODCS। और इस लैंडर की कंपनी कौन सी है? तो इंटूएटिव कंपनी है। क्रायोजेनिक का अर्थ क्या है? क्रायोजेनिक का अर्थ होता है अति न्यून तापमान। अति न्यून तापमान को ही क्रायोजेनिक कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने
टूर्नामेंट है, अपने टूर्नामेंट के प्रायोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरामको के साथ। इसकी व्याख्या देखें तो फीफा 2027 इसका जो है टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? सऊदी अरामको बना है। अगर बात करें फीफा के हेड कौन है, तो वर्तमान में फीफा के हेड है इन्फेंटिनो। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो फीफा 2026 का आयोजन किया जाएगा 3 देशों में, यानी कहें तो नॉर्थ अमेरिका में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यूएसए, कनाडा और मैक्सिको आते हैं। तो फीफा 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में किया जाएगा। जबकि फीफा 2022 का आयोजन कतर, दोहा में किया गया था। कतर देश के दोहा शहर में किया गया था। इसमें जो है विजेता और उप विजेता कौन बने थे? तो विजेता अर्जेंटीना बना था और उप विजेता कौन बना था? तो फ्रांस बना था। 2027 का फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर आपको याद रखना है कौन बनाया गया है? सऊदी अरामको बनाया गया है। यह है सऊदी अरामको। ये कहाँ की कंपनी है? तो सऊदी अरबिया की है। नेक्स्ट देखें तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो जून 2024 में किया जाएगा। इसमें जो है किस देश में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा? तो 2 देश में किया जाएगा, एक तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया जाएगा। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हांगजाऊ में किया गया था। यह शहर किस देश में है? तो यह शहर है चीन में। नेक्स्ट है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया गया था। जबकि 33वां ओलंपिक कब होगा? तो 2024 में होगा। कहाँ पे होगा? फ्रांस, पेरिस में होगा। नेक्स्ट हमारा है 37वें क्रम का नेशनल गेम्स इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया था। इसका शुभंकर क्या है? तो 33वें क्रम का जो नेशनल गेम था, राष्ट्रीय खेल था, इसका शुभंकर था मोगा। और इस खेल में पहला स्थान किस राज्य को मिला था? तो पहला स्थान मिला था महाराष्ट्र को। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अंटार्कटिका में। इसके बारे में देखें तो माउंट इरेबस यह अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी से अभी जो है हाल ही में स्वर्ण उद्गार हो रहा था। ठीक है, तो इसी के कारण माउंट इरेबस चर्चा में बना हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, वैज्ञानिक और अनुसंधान समर्पित महाद्वीप कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यह है माउंट इरेबस जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विन्सन मैसिव जो है यह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कोटोपैक्सी ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट है विसुवियत एटना ज्वालामुखी, ये दोनों किस देश में स्थित हैं? तो ये दोनों इटली में स्थित हैं। जबकि स्ट्रोम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। माउंट सिनाबुंग 3 ज्वालामुखी याद रखेंगे, माउंट सिनाबुंग, माउंट मेरापी, माउंट क्राकातोवा। ये तीनों ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। 5वां प्रश्न है फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किसे किया है? फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है दवाओं का सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को किया है? तो भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात यूएसए को किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर में भारत ने सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किसे किया है? अमेरिका को किया है, यूएसए को किया है। जिसमें अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 में $28 बिलियन का निर्यात किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो पहला SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो कांडला में की गई है। कांडला का वर्तमान नाम क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल रखा गया है। और अगर बात करें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कब की गई थी, इसके लिए एक्ट कब आया था? तो 2005 में एक्ट आया था। तो पहला SEZ की स्थापना कहाँ की गई है? कांडला या फिर कहे तो पंडित दीनदयाल पर की गई है। और इसके लिए एक्ट कब आया था? तो SEZ के लिए एक्ट आया था 2005 में।
सी डिफेंडर्स अभ्यास किसके बीच में होता है? तो सी डिफेंडर्स अभ्यास जो है अमेरिका और भारत के बीच में होता है। एक अभ्यास और होता है जिसका नाम है वज्र प्रहार। तो ये भी अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में है? तो यह यूएसए में है और यह विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। मोनुलोवा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो यह हवाई द्वीप पर है। और हवाई द्वीप पर अधिकार किस देश का है? तो यह इस पर अधिकार यूएसए का है। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, हाल ही में 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? रॉटरडम में किया गया है। ये आप याद रखेंगे। रॉटरडम शहर जो है नीदरलैंड का है। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? यानी वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का होस्ट देश कौन सा है? नीदरलैंड, जिसका शहर है रॉटरडम। यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार जो है 26वां क्रम है, ये आपको याद रखना है। और वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का अगर थीम की बात करें तो लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नए तरीके से डिजाइन करना, इसकी थीम रखी गई है। तो वर्ल्ड कांग्रेस एनर्जी डे कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो यह नीदरलैंड के शहर मनाया जा रहा है रॉटरडम में। कहाँ मनाया जा रहा है? तो रॉटरडम में मनाया जा रहा है। और यह 3 दिवसीय है, यानी 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को मनाया जाएगा। 4 दिवसीय वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? रॉटरडम, नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, ओपेक से अलग होने वाला देश कौन सा है? तो हाल ही में ओपेक से अलग होने वाला देश बना है अंगोला। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना में है। वियना जो है किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जहाँ पर जो है IAEA का मुख्यालय भी स्थित है। तो वियना में स्थित है IAEA का मुख्यालय। और वियना जो है किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ फोसल। स्टडी ऑफ फोसल यानी जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। भविष्य का फ्यूल किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को भविष्य का फ्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां, बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बवेरियन कहें या फिर BMW कहें तो दोनों एक ही बात है। तो बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यूकी भाबरी हैं। बवेरियन या फिर BMW इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2024, इसका अगर बात करें आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो म्यूनिख जर्मनी में किया गया था। इसका जो है युगल विजेता कौन बना है? तो पहली बार जो है पहले भारतीय कौन बने हैं? पहली बार यूकी भाबरी बने हैं। और इनके जो पार्टनर थे या इनके साथी जो थे अल्बानो थे, जो कि फ्रांस के थे। तो आपको याद रखना है, बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप को पहली बार किसी भारतीय ने जीता है, जिसका नाम है यूकी भाबरी। ये हैं बवेरियन, ये आपको याद रखेंगे। ये कौन है? बवेरियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप विजेता यूकी भाबरी हैं। और इनके साथ जो है कौन है? ये हैं अल्बानो, जो कि फ्रांस के हैं। और ये हैं यूकी भाबरी, जो कि अपने भारत के हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो सात्विक और चिराग, इन दोनों की जोड़ी किस खेल के लिए फेमस है? तो बैडमिंटन के लिए फेमस है। और इन्हें भी हाल ही में 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सौरभ घोषाल, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करी है। और इनका खेल कौन सा है? स्क्वैश इनका खेल है। डी गुकेश, इनका संबंध अगर करें तो इनका संबंध है शतरंज से। और ये कैंडिडेट चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। तो विश्व में सबसे कम उम्र के कैंडिडेट चैंपियनशिप जीतने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो डी गुकेश है। और इनका खेल कौन सा है? शतरंज है। नेक्स्ट है रोहन बोपन्ना, इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। और किसी भी तरह का ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने गए हैं? तो रोहन बोपन्ना बन गए हैं। ग्रैंड स्लैम जो है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? तो रोहन बोपन्ना ने जीता है। और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? तो वह रोहन बोपन्ना है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे है? तो हाल ही में दिवंगत हुए सुधीर कक्कड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? हॉकी, संगीत, मनोविज्ञान, राजनीति। तो इनका संबंध है ऑप्शन सी, मनोविज्ञान से। सुधीर कक्कड़ का संबंध जो है भारतीय किससे है? तो इनका संबंध है मनोविज्ञान से। और सुधीर कक्कड़ को क्या कहा जाता है? भारतीय मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है। और इनकी फेमस बुक का क्या नाम है? द इनर वर्ल्ड। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द इनर वर्ल्ड के लेखक कौन है? सुधीर कक्कड़ हैं। और ये एक
भारतीय मनोविज्ञान है, इसलिए इन्हें भारतीय मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो आप ये इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी? तो केंद्रक की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। जबकि विलियम हार्वे को जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज के लिए जाना जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। नेक्स्ट हमारा है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ को भी हाल ही में बैन कर दिया गया था और उसमें कहा गया था कि जब तक आपके इस संघ के लिए कोई अध्यक्ष नहीं होता तब तक इस पर जो है बैन बना रहेगा। तो अभी हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह यादव को एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? नरसिंह यादव बने हैं और ये जो है राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण विजेता भी रह चुके हैं। तो इन्हें आप याद रखेंगे, नरसिंह यादव जो कि एथलीट आयोग के कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के हेड अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट याद रखेंगे नईमा खातून, मैंने इसे कल भी पढ़ाया था। नईमा खातून जो है अभी हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनाई गई हैं। देवेंद्र झांझड़िया, ये कौन है वर्तमान में? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय पैरालंपिक यानी भारतीय दिव्यांग व्यक्तियों के जो पैरा ओलंपिक खेल होते हैं उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं देवेंद्र झांझड़िया जी। क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ये कौन है? तो ये IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वर्तमान अध्यक्ष बनाई गई हैं, जो कि एक महिला अध्यक्ष बनी हैं। PT उषा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो यह बनाई गई हैं PT उषा जी। नेक्स्ट है नागोजी ओंकाजा इबेला। नागोजी ओंकाजा इबेला ये WTO की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? नागोजी ओंकाजा इबेला बनाई गई हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ हुई है? तो इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ पर हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में हुई है। अगर बात करें हैदराबाद, जो कि तेलंगाना का शहर है यानी राजधानी है, यहाँ से जो है 120 किलोमीटर दूर, हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूर फनीगिरी जो कि बौद्ध विरासत स्थल है, यहीं पर जो है 3730 सिक्के की खोज हुई है। और ये सिक्के किसके बने हुए हैं? तो ये शीशे के सिक्के हैं। तो फनीगिरी किसके लिए जाना जाता है? तो बौद्ध विरासत स्थल के लिए जाना जाता है। यहीं पर जो है हैदराबाद से कितना दूर है? तो 120 किलोमीटर दूर 3730 शीशे के सिक्के की खोज की गई है। और यह शीशे के सिक्के किस काल से संबंधित है? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। और इक्ष्वाकु वंश जो है किस वंश से संबंधित है? यह प्रभु श्री राम जी का वंश है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हैदराबाद के फनीगिरी में 3730 शीशे के सिक्के की खोज हुई है, जो कि इक्ष्वाकु काल से संबंधित है। और यह जो है वंश किससे संबंधित है? प्रभु श्री राम जी से संबंधित यह वंश है, ठीक है। इस सिक्के पर जो है आगे के भाग पे हाथी बना हुआ है, जबकि पीछे के भाग पर उज्जैन बना हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यह है शीशे के सिक्के आप यहाँ पे, और कितने हैं? तो 3730 शीशे के सिक्के हैं, जो कि इक्ष्वाकु काल से संबंधित है, प्रभु श्री राम जी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा विश्व टीकाकरण सप्ताह। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।